इस समय पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 17% लोगों को डायबिटीज़ है। सो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्लड शुगर बढ़ती है। इसका एक कॉज होता है कि ब्लड शुगर आपकी बढ़ती है, आपकी बॉडी को इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ग्लूकोज लेवल अगर 8 घंटे तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है सिवाय पानी के, और उसमें आपकी ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। कुछ लोगों को पहले पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा पेशाब आने लगती है, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है, अनएक्सप्लेन्ड उनका वेट लॉस हो जाता है। मतलब कि उनको पता, कोशिश नहीं कर रहे हैं वेट लॉस की, लेकिन अचानक से उनका वेट लॉस होता है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के अंडर आती है वो है डाइट और एक्सरसाइज। सोडा है, जो स्वीटनर्स हैं, और जिसके अलावा जो स्वीट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फास्ट फूड हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं, दे आर लिंक्ड विद हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज। एक्सरसाइज आपको इतनी करनी चाहिए कि आपका हार्ट रेट जो है वो 60 to 75% ऑफ द मैक्स हो जाए। एक अनुमान के हिसाब से अगर देखें, मेरा सिंपल तरीका उसका ये है कि आप इतना तेज वॉक करें कि आप बात कर सकें लेकिन आपकी सांस थोड़ी सी फूल रही हो बात करने में। नमस्कार, सेहतनामा में आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर, अमेरिका के टेक्सास स्टेट के डालस शहर के डॉक्टर कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल फिजिशियन हैं, इंटरनल मेडिसिन के और जीरियाट्रिक्स यानी कि बुजुर्गों के डॉक्टरों के माहिर जाने माने डॉक्टर हैं, और पिछले 10 साल से बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड उन्हें मिल रहा है। और सिंह मेडिकल प्रैक्टिस के नाम से उनका क्लिनिक है डालस शहर में, और उनका ये मानना है कि सिर्फ जो मरीज़ उनके पास आ रहे हैं, सिर्फ दवाइयों से नहीं इलाज, बल्कि भावनात्मक तरीके से भी किसी मरीज़ को हील करना ज़रूरी है, वो ये मानते हैं। और इसी के साथ वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 30 साल से भी ज़्यादा सालों का उनको अनुभव है। सो बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कुलदीप सिंह। धन्यवाद, नमस्कार। और हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आप वक्त निकालें और हमारे साथ जुड़े, तो एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज के एपिसोड में हम डायबिटीज़ पर बात करेंगे, शुगर की बीमारी, जो भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी के जो मरीज़ हैं वो भारत में हैं। और मैं ये मानती हूँ क्योंकि आप भारत से ही ताल्लुक़ रखते थे, यहीं से आप वहाँ अमेरिका गए और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई लखनऊ की है। आप लखनऊ से आपने मेडिकल की डिग्री हासिल की, तो ज़रूर आप भी चिंतित होते होंगे कि क्यों भारत में इतने डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप क्या इसकी वजह मानते हैं? जी हाँ, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। डायबिटीज़ जो है वो ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की ही एक प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं हम इट्स एन एपिडेमिक। तो डायबिटीज़ इस समय, हाँ, महामारी जिसको बोलते हैं, इस समय पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 17% लोगों को डायबिटीज़ है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 15% पॉपुलेशन को अमेरिका में, और एक अनुमान है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि इंडिया की डायबिटीज़ जो है 17% के आसपास है। 17% ऑफ द पॉपुलेशन आप माने तो उनमें से कहना है कि ऑलमोस्ट आधों को ये डायग्नोसिस अभी हुई नहीं है प्रूव। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आधे लोग जो कि डायबिटीज़ के शिकारित हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया, एपिडेमिक है ये इंडिया में, और बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह हम बाद में डिस्कस अभी करेंगे कि क्यों डायबिटीज़ बढ़ रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो अब डायबिटीज़ क्या है? सो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्लड शुगर बढ़ती है। इसका एक कॉज होता है कि ब्लड शुगर आपकी बढ़ती है, आपकी बॉडी को इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, और जब ये मिसमैच हो जाता है, इंसुलिन सिक्रीशन आपका कम हो जाता है,
और इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि बॉडी में इंसुलिन इनफ नहीं होता है उस शुगर को जो कि हम खाते हैं या जो कि बॉडी से मेटाबोलाइज होती है, उसको अगर नहीं इनफ होता है इंसुलिन तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि इंसुलिन का होना ज़रूरी है। जब खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये मायने हैं। जी हाँ, तो बॉडी जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि आदमी कोई खाना खाता है, शुगर उसमें इनटेक करता है, तो उसको इंसुलिन रिलीज होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल से। उसमें बीटा सेल से जब पैंक्रियाटिक रिलीज होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, तो वो इंसुलिन जो है उस शुगर को एब्सॉर्ब कर देता है, जिससे कि हार्मोनी बनी रहती है, एक बैलेंस बना रहता है बॉडी में। जब इनका बैलेंस खराब हो जाता है तो शुगर इतनी बढ़ जाती है ब्लड में कि उसको डायबिटीज कहते हैं। बहुत सारे लोगों को भारत में यही नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज़ है और उन्हें हो सकती है। तो ये कैसे, अब सवाल ही यही है कि अब कैसे पता चले कि कोई भी आम इंसान कैसे पता करे कि उसे डायबिटीज़ है। हाँ, देखिए इसमें एक होता है सिम्टोमेटिक डायबिटीज़, जैसे कि जो उसके सिम्टम्स हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को पहले पता चलता है कि उनको बहुत ज़्यादा पेशाब आने लगती है, बहुत ज़्यादा उनको प्यास लगती है, अनएक्सप्लेन्ड उनका वेट लॉस हो जाता है। मतलब कि उनको पता कोशिश नहीं कर रहे हैं वेट लॉस की, लेकिन अचानक से उनका वेट लॉस होता है। उनके रिकरेंट इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनके जेनिटल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन होने लगते हैं, और आँखों की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। उनको धुंधला दिखने लगता है या चक्कर आते हैं, सुबह सुबह चक्कर आते हैं अगर खाली पेट हो तो उनका जब टेस्ट होता है तब उनको पता चलता है कि उसमें डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है। तो डायबिटीज़ डायग्नोज करने के कई तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमल सबसे तरीका क्या है। लेकिन आधे लोगों को जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके ऑलरेडी डायबिटीज़ है, लेकिन चूंकि उनके सिम्टम नहीं हैं और वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाए हैं या नहीं जाते हैं, उनको भी डायबिटीज़ बाद में डायग्नोज होती है जब उनका ब्लड टेस्ट निकाला जाता है। राइट। अब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? क्या ये उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो एक पहली चीज़ ये है कि नॉर्मल शुगर क्या होती है, ये डिपेंड करता है कि आपने फास्टिंग ली है या रैंडम ली है। द डेफिनेशन डायबिटीज़ की जो है उसमें कहते हैं कि ग्लूकोज लेवल अगर 8 घंटे तक आपने कुछ खाया पिया नहीं है सिवाय पानी के, और उसमें आपकी ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। या फिर एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। उसका लेवल अगर 6.5 से ऊपर हो जाए, 6.5 से ऊपर हो जाए, तो उसको भी डायबिटीज़ कहते हैं। तीसरा एक और टेस्ट होता है जो कि अनकॉमन है, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट प्रेग्नेंट वुमेन में वो यूज़ करते हैं, जिसको कि बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 2 घंटे शुगर खाने के बाद 75 ग्राम हम शुगर देते हैं और उसके बाद अगर उसका लेवल 200 से ऊपर आता है, तब भी उसको हम कहते हैं डायबिटीज़ हो गई है। तो ये 3 डेफिनेशन ये मानी जाती हैं डायबिटीज़ के लिए। तो ब्लड शुगर लेवल, एक तो फास्टिंग करना चाहिए, उसमें से हीमोग्लोबिन A1C देख सकते हैं और फास्टिंग ब्लड शुगर देख सकते हैं, या फिर अनकॉमनली जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में यूज़ करते हैं, हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। अब जैसे कि भारत में इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के शुगर के मरीज़ बढ़ रहे हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं? किस उम्र में शुगर का टेस्ट कराना चाहिए किसी भी लड़के या लड़की को, युवक या युवती को, या पुरुष या स्त्री को? बहुत अच्छा सवाल है ये। चूंकि डायबिटीज़ अनडायग्नोज्ड है अभी इस समय और एसिम्प्टोमेटिक होती है आधे से ज़्यादा लोगों में, इसलिए मेरा ये मानना है कि एक रूटीन ब्लड टेस्ट सबको कराना चाहिए एडल्ट एज में। खासकर हम रिकमेंड करते हैं कि 20 साल के 18 साल के बाद उन लोगों में जिनका वजन ज़्यादा है, ओबीस हैं, जिनको और परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लग रही है, यूरिन ज़्यादा हो रहा है उनका, और इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको खासकर। लेकिन रूटीनली उन लोगों को भी कराने चाहिए जो कि वेट जिनका ज़्यादा है। इसके अलावा 50 साल के ऊपर के लोगों को
रूटीन एनुअल ब्लड शुगर टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और उनका ब्लड शुगर और उनका हीमोग्लोबिन A1C भी इंक्लूड करना चाहिए। राइट। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी माता पिता को या दादा दादी को अगर डायबिटीज़ है, तो उन्हें कब कब चेक कराना चाहिए? क्या उनका रिस्क बढ़ जाता है? हाँ, 2 से 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है उनका जनरल पॉपुलेशन से। जो जनरल पॉपुलेशन को, जैसे आप कह रहे हैं कि करीब करीब 20% है, पाँच में से एक लोग को डायबिटीज़ है, तो उसमें से 5 में से 2 से 3 लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी डाटा। तो उनको ब्लड शुगर और जल्दी जल्दी कराना चाहिए। एटलीस्ट जिनकी ब्लड शुगर, जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनके मदर फादर ब्रदर सिस्टर या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उनको 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटीज़ के, तो उनको रूटीन ब्लड टेस्ट एनुअली कराना ही चाहिए। राइट। उसके अलावा अगर उनका ब्लड शुगर प्री डायबिटीज रेंज में है, तो हम एक चीज और कहते हैं प्री डायबिटीज, जिसके कि पहले मान लीजिए उन्होंने शुगर टेस्ट कराया, उनका हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से लेके 6.4 के बीच में है। तो 6.5 के नीचे है लेकिन 5.7 के ऊपर है, या उनकी ब्लड शुगर 100 से लेके 125 तक है, तो उनको और जल्दी थोड़े टेस्ट कराने चाहिए। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 3 से 4 बार साल में उनको ये ब्लड शुगर टेस्ट 2 कराने चाहिए। ओके, यानी कि इसको प्री डायबिटिक का मतलब कि आपको आगे जाकर डायबिटीज हो सकती है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ये मतलब है? जी हाँ, जिसको कहते हैं कि बॉर्डर लाइन है, उसका मतलब होता है कि उनको डायबिटीज़ फॉर्मली डायग्नोज नहीं हुआ है ब्लड टेस्ट के कराने के बाद, लेकिन उनकी रिस्क बहुत हाई है क्योंकि उनको प्री डायबिटीज़ है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है। एक बार अगर डायबिटीज, एक तो हो गया प्रिवेंटिव कि डायबिटीज हो ना, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप रिकमेंड करते हैं कि चेकअप कराइए। लेकिन अब जिनको, हाँ, पहले मैं बात करूंगी जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो अब क्या करें? जी हाँ, तो दोनों के लिए, जिनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है या फिर इनको डायबिटीज़ डायग्नोज भी हुई है, तो उसके लिए हम प्रिवेंशन कैसे करें उसका। एक तो प्रिवेंशन होता है कि डायबिटीज़ होने से कैसे रोकें, और दूसरा होता है कि डायबिटीज़ का फिर मैनेजमेंट कैसे करें। दोनों मैनेजमेंट जो होते हैं, दोनों का इलाज जो है, वो सबसे पहला इलाज है डाइट एंड एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के अंडर आती है, वो है डाइट और एक्सरसाइज। सो डाइट, हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। पहले तो हम डाइट, क्या डाइट होनी चाहिए। सो हेल्दी डाइट, आजकल की डाइट आप देखेंगे जो सोडा है, जो स्वीटनर्स हैं, और जिसके अलावा जो स्वीट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फास्ट फूड हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड हैं, दे आर लिंक्ड विद हाई इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज। इसका मतलब है कि उनका लिंक जो है वो हाई डायबिटीज होने की चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, उसमें आप देखिए कि आजकल एक्सरसाइज लेवल कम होता जा रहा है। आपको गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं अब, और ट्रैवल कम हो गया है लोगों का, पैदल चलना। ज़्यादातर ट्रैवल जो होता है आदमी या तो बाइक से या फिर मोटरसाइकिल से, बाइक से या कार से जाता है। तो इसलिए रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन हमारे होते हैं कि 30 to 50 मिनट्स, यानी 30 से 50 मिनट एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए 5 दिन एक हफ्ते में। एक्सरसाइज आपको इतनी करनी चाहिए कि आपका हार्ट रेट जो है वो 60 to 75% ऑफ द मैक्स हो जाए। एक अनुमान के हिसाब से अगर देखें, मेरा सिंपल तरीका उसका ये है कि आप इतना तेज वॉक करें कि आप बात कर सकें, लेकिन आपकी सांस थोड़ी सी फूल रही हो बात करने में, तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। सांस फूले, वॉक भी ऐसे, मतलब सिंपल जो वॉक करते हैं उससे फायदा नहीं होने वाला? फायदा उससे होता है, लेकिन ऑप्टिमल अगर फायदा आप देखें, जो सबसे ज्यादा फायदा जिसका आपको करना हो, तो उसके लिए इतनी
थोड़ा सा रफ्तार आप अपनी इतनी मेंटेन रखें जिससे कि आपको बात करने में थोड़ी सी सांस आपकी फूल रही है। उसके अलावा डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट में आप हेल्दी डाइट में आप होल ग्रेन्स रखिए, आप रखिए, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को हटा दीजिए, स्वीट्स को हटा दीजिए, फ्राइड फूड को हटा दीजिए, स्मोकिंग मत करिए आप। और उसके अलावा आप फ्रूट्स, ग्रेन्स, मेडिटेरेनियन डाइट जिसको यहाँ पे बोलते हैं हम लोग, काफ़ी आजकल फेमस है मेडिटेरेनियन डाइट, आपने भी सुना होगा, जिसमें कि थोड़ी सी पोल्ट्री, ऑलिव ऑयल, उसके अलावा उसमें होल ग्रेन्स होते हैं और थोड़ी सी डेयरी होती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है। और फ्रूट्स डायबिटीज़ वाले कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं? फ्रूट्स में आप लिमिटेशन में सब खा सकते हैं। मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ हाई शुगर वाले फ्रूट्स, जैसे कि स्पेशली ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बेरीज अच्छी होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी मिल जाए और ब्लूबेरी मिल जाए, वो अच्छी होती हैं। कीवीज अच्छी होती हैं आपकी, और उसके अलावा आप एप्पल भी खा सकते हैं, ऑरेंजेस भी खा सकते हैं। एक लिमिटेशंस में होना चाहिए, आपके एक डाइट के साथ मेंटेन करना चाहिए। एक्सेस में कुछ भी नहीं खाना है आपको उसमें। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि एक सुबह से शाम रात तक की एक डाइट, आइडियल डाइट एक डायबिटीज से बचने के लिए, क्या शुरुआत कैसे करें दिन की? आप जैसे ब्रेकफास्ट है आपका, तो ब्रेकफास्ट में आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, जैसे ओट मील होता है। आप एग्स ले सकते हैं अगर आप एग्स खाते हैं। एग्स नहीं खाते हैं तो आप उसमें चीज़ ले सकते हैं उसके साथ प्रोटीन बढ़ाने के लिए। उसके अलावा थोड़े से फाइबर भी रखें। फाइबर का मतलब है कि हाई फाइबर है, जैसे दलिया हो गया, हाई फाइबर है आपका। उसमें आप शुगर मत डालें, उसमें आप नमकीन दलिया बना सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है? ये होता है कि पराठे खाए जाते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। या पोहा को आप क्या मानते हैं, सही है, खा सकते हैं या नहीं? पोहा भी ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में पोहा भी ठीक है। पोहे में आप नट्स भी डाल सकते हैं। आप यही मैं कहना चाहता था कि आप उसमें एक्स्ट्रा नट्स थोड़े से कर लीजिए, जैसे मूंगफली हुई, वो भी नट है, वो भी आप डाल सकते हैं। राइस का अमाउंट थोड़ा कम ही रखना चाहिए, होल ग्रेन्स का अमाउंट जैसे ज़्यादा रखना चाहिए। मतलब पोहा आप कम करें, पोहा कम खाएं। आप पोहा रिकमेंड नहीं कर रहे। पोहे में या तो फिर आप सारी सब्जियां डालें, बहुत सारी सब्जियां डालें, उसमें नट्स डालें और थोड़ा सा उसको ऐसे बैलेंस करें उसको आप। पराठे दलिया खाया जा सकता है। हाँ, दलिया खाया जा सकता है। मैं नहीं रिकमेंड करता ज़्यादा पराठे खाना। कभी कभार हफ्ते में आपने एक आध पराठा ले लिया, वो अलग बात है। वो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि होल ग्रेन का पराठा हो, जैसे मिक्स ग्रेन्स का पराठा हो, और उसमें आप घी और बटर, घी हल्का सा लगा सकते हैं, लेकिन बटर और बाकी वो वाले ऑयल ना डालें आप। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप 11-12 बजे भूख लगती है, तब क्या खाएं? तो सबसे अच्छा है कि आप सब्जियां लें। आपके हिंदुस्तान में बहुत अच्छी बात है कि फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। दाल ले सकते हैं आप उसके साथ, आप थोड़ा सा राइस भी ले सकते हैं उसके साथ, कॉम्प्लेक्स राइस, और कॉम्प्लेक्स रोटी भी ले सकते हैं आप। ज्वार की रोटी ले सकते हैं, मक्के की रोटी ले सकते हैं, या फिर होल ग्रेन की रोटी ले सकते हैं आप उसके साथ आप सलाद ज़्यादा खाएं। आइडियली तो आपको 3 से 4 तीन डाइट लेनी चाहिए आपको, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जिसको कि बोलते हैं। कुछ लोग अगर वेट जिनका ज़्यादा है वो कोशिश कर सकते हैं कि वो अगर 12 घंटे की फास्टिंग कर सकें या 16 घंटे की फास्टिंग कर सकें तो वो भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर वो मेडिकेशन ले रहे हैं तो फिर वो डॉक्टर के कड़ी निगरानी के अंदर सलाह करनी पड़ेगी के साथ उनको। लेकिन जो लोग उनको सलाह के साथ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जो लोग ओवरवेट हैं, जो लोग ओबीज हैं, उनको स्लोली उनको थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी उनको कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं कि हम लोग 12 से 14 घंटे या 16 घंटे सिर्फ पानी पीते हैं और उसमें कुछ खाते नहीं हैं। उसके बाद स्लोली उसमें 2 डाइट लेते हैं दिन में। लेकिन वो अगेन किसी फिजिशियन के आपको किसी सुपरविजन में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं या आपकी अगर शुगर कम हो रही है तो वो एडजस्ट कर सकते हैं इसको। 5 वो चीज़ें जो डायबिटीज से बचने के लिए बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। स्वीट्स, सोडा, स्मोकिंग, फ्राइड फूड और एक्सेस अल्कोहल, ये आपको एलिमिनेट कर देनी चाहिए। और 5 वो चीज़ें आप रिकमेंड कर सके जो आपको अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए या आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए।
आपको नट्स करने चाहिए, जैसे कि आलमंड हो गया, पिस्ताशियो हो गया, आपका थोड़ा सा मूंगफली भी हो गई, अगर आप बजट को वो कर रहे हैं तो। उसके अलावा ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल और अवाकाडो ऑयल हो गया। अगर अवाकाडो वहाँ मिलता है तो अवाकाडो आप उसको शामिल करें। उसके अलावा फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में हो गए आपके बेरीज हो गई, जैसे वो आपके अच्छे फ्रूट्स हो गए। उसके अलावा आप हो गए, अगर आप एग ले सकते हैं तो एग वाइट भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपका हो गया फिर कॉम्प्लेक्स वेजिटेबल्स आपके हो गए। वेजिटेबल्स आप जितने खा सकते हैं उतने खाएं। बैलेंस डाइट कैसे होनी चाहिए? प्रोटीन कितना होना चाहिए और कार्ब को कितना एलिमिनेट करना चाहिए? ज़्यादातर लोग, मैं मानता हूँ कि वेजिटेरियन हैं हिंदुस्तान में, या फिर अगर वेजिटेरियन नहीं भी हैं तो उनको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या बचाने के लिए उनको वेजिटेरियन डाइट की मैं सलाह देता हूँ। एग्स को भी शामिल कर सकते हैं, फिश को भी शामिल कर सकते हैं। अगर कुछ लोग, जो लोग कोस्टल एरिया में हैं, कोस्टल एरिया में नहीं है तो मैं उनको फिश रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन का काफ़ी खतरा रहता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो डाइट में शामिल करें आप, जो कि ग्राउंड नट्स हो गए, जैसे पीनट्स हो गया, आलमंड्स हो गए, बादाम, थोड़ा सा डेयरी भी इंक्लूड करें, बादाम हो गए, योगर्ट इंक्लूड दही। करिए थोड़ा सा अपनी डाइट में, दही यूज़ करिए, उसमें शुगर मत डालिए, लेकिन दही भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अब और कॉम्प्लेक्स कार्ब रखिए, जैसे कि होल व्हीट हो गया आपका, या होल ग्रेन्स हो गए। ओके, आपको क्या लगता है कि किन वजहों से भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज बढ़ रहे हैं? डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ऑफ कोर्स जेनेटिक फैक्टर भी है, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है अनफॉर्चुनेटली उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि फूड कंजम्पशन और फूड इंडस्ट्री जो है वो फास्ट फूड का ज़माना इस समय है, बाहर खाने का ज़माना बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने लगे हैं, चिप्स, स्नैक्स जो कि शुगर से भरे होते हैं, सोडा जो कि शुगर से भरा होता है, और आजकल तो यहाँ पे कॉर्न सिरप वगैरह है जो कि बॉडी ही चेंज कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज। मेरे ख्याल से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज और पुअर डाइट। उसकी वजह से आप डायबिटीज़ की महामारी हो रही है। डायबिटीज़ एक बार हो जाए तो क्या उसे रिवर्स कर सकते हैं? जी हाँ, डायबिटीज़ तो अर्ली स्टेजेस में आप रिवर्स कर सकते हैं, इवन कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो सबसे पहला काम आपका है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन के साथ आप डाइट और एक्सरसाइज करिए, और उससे आपकी डायबिटीज़ बहुत सारे केसों में रिवर्स हो सकती है। एक ब्लड शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट होता है, वो क्या होता है और उसका कितना खतरा है? हाँ, ये तो एक नॉर्मल वेरिएशन है। ब्लड शुगर नॉर्मली वेरिएट करती है, जैसे कि नॉर्मल आदमी में भी सुबह सुबह अगर आप उठें और उनका ब्लड टेस्ट करें तो 70-80 के करीब आता है उनका ब्लड शुगर, अप टू 100 तक आता है। और उसके बाद जब वो खाना खाते हैं तो उनका शुगर 140 तक, 150 तक चला जाता है। वो उसके बाद जब खाना खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। ये बॉडी का नेचुरल वेरिएशन है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये नेचुरल वेरिएशन तो होता है, लेकिन उनकी चूंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है और इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए फ्लक्चुएशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या खाते हैं, या क्या फास्टिंग स्टेटस है, या उनकी कितनी एक्सरसाइज और कैलोरी आउटपुट हो रहा है उनका, और इनटेक हो रहा है। जो लोग डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, वो उनका ये मानना है कि हमारी शुगर तो कंट्रोल में है, वो दवाई भी खा रहे होते हैं और साथ में वो कई बार जो डाइट में मीठा भी खा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी आम लोगों जैसे खा रहे हैं। तो क्या वो सही है? तो ये एक डिफ़िकल्ट बात हो जाती है उनके लिए, क्योंकि अगर वो उनको शुगर कंट्रोल में करनी है तो उनको डाइट और एक्सरसाइज सबसे पहले रखनी होगी, दवाइयाँ तो बाद की बात है।
आप दवाइयों से हर चीज़ नहीं ठीक करना चाहते हैं, आप पहले नेचुरल एक्सरसाइज, डाइट, पहले हेल्दी लाइफस्टाइल से आप पहले उसको ठीक करिए, ना कि आप दवाएं खाने के चक्कर में रहिए। और दवाएं बढ़ती जाएंगी इससे आपकी, और दवाएं बढ़ती जाएंगी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। तो कंट्रोल जब हम कहते हैं डायबिटीज़ का, तो मोस्ट पीपल कहते हैं कि 7 के अंदर ठीक है। और हम सीरीज़ में आगे भी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनको बोलते हैं एक मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं डायबिटीज़ के। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है कि वो खाते भी रहें पूरी तरीके से और उसके साथ दवाइयाँ भी लेते रहें और उनकी शुगर जो लेवल है वो ऑप्टिमल कंट्रोल ना हो। हाँ, उनका कंट्रोल लेवल 5.5 हीमोग्लोबिन A1C है डायबिटीज़ का खाने के बाद भी और लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद भी, तब वो एक एक्सेप्शनल है। लेकिन वो मेरे ख्याल से लाखों और करोड़ों में एक होगा कोई जिसका इस लेवल पे होगा। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। अब मैं बात करूंगी जिन्हें शुगर है, डायबिटीज़ है, दवाइयों पर है, डायबिटीज़ के बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? हाँ, यही मैं, अगर आप कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायबिटीज़ के मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक तो उसका आई पे इफेक्ट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनापैथी। तो आँखों के पर्दे के पीछे जो होता है वो आपको उसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो नई फॉर्म हो जाती हैं और उसमें हेमरेज भी हो जाता है, जिससे उनकी आँख की रोशनी भी जा सकती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज यहाँ पे है अंधे होने का इन वर्ल्ड वाइड। डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन यूएस में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज डायबिटीज़। उसके अलावा किडनी खराब हो सकती है, उनकी किडनी से प्रोटीन फिल्टर होने लगता है और उनकी धीरे धीरे किडनी फेल होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि उनको डायलिसिस की भी बाद में ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ मैं ज़रूर पूछूंगी कि डायबिटीज़ का किडनी पर कैसे असर पड़ता है? हाँ, तो डायबिटीज़ क्या करती है, डायबिटीज़ जब शुगर बढ़ती है और कंट्रोल में नहीं रहती है तो उसमें चेंजेस आते हैं डायबिटीज़ के किडनी के सेल्स में, कि नेफ्रॉन्स में, जो कि उसमें ग्लोमेरुलोनेक्रोसिस हो जाती है, जिसको ये बोलते हैं कि किडनी को फेल हो जाना। तो किडनी धीरे धीरे फेल होनी शुरू हो जाती है इसकी। वो आपका रूटीन ब्लड टेस्ट से आप पता कर सकते हैं, आपका किडनी चेक। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक टेस्ट होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन इन यूरिन और क्रिएटिनिन इन यूरिन, उसका रेशियो हमें हर साल देखना चाहिए, जो कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, एक यूरिन टेस्ट होता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको बचाने का एक तरीका भी है, उसकी कुछ मेडिकेशंस भी हैं आजकल अवेलेबल, जो कि वो डायबिटीज़ का किडनी पे इफेक्ट रोक सकती हैं या कम कर सकती हैं। ऑफ कोर्स डायबिटीज़ कंट्रोल करना पहली चीज़ है, उसके अलावा भी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो किडनी फेल होने लगती है, धीरे धीरे किडनी फंक्शन कम होता लगता है और अल्टीमेटली किडनी फेल्योर भी हो जाता है। राइट। आप कुछ और उसके अलावा हार्ट पे इसका इफेक्ट है। डायबिटीज़ को हार्ट अटैक के रिस्क इतना होता है जितना कि किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका हो या किसी को ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, जिसको कि कहते हैं हम की ब्लॉकेज हो, उतना सेम रिस्क होता है। या फिर स्मोकिंग जो करता हो उतना रिस्क होता है हार्ट पे। तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा हार्ट एनलार्जमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। उसके अलावा उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये हार्ट पे भी साइड इफेक्ट करता है, नॉट ओनली इन हार्ट बट अदर ब्लड वेसल, जो कि नसें होती हैं उनमें भी इफेक्ट करता है ये डायबिटीज़। और ये हम पूरा डिस्कस टाइप 2 डायबिटीज़ का कर रहे हैं। अपने दर्शकों की जानकारी लिए मैं बता दूं। हाँ जी, 2 तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1, टाइप 2। मोर देन 90% जो होती है वो टाइप 2 की है, इसलिए वेरी कॉमन है एडल्ट्स में। टाइप 1 डायबिटीज़ के दूसरे काज हैं उसका जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल हो जाता है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल का। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अनफॉर्चुनेट डिजीज़ है, वो जो यंग लोगों में होती है। तो यूजुअली अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज में होती है वो। तो अगर कोई 30 ईयर का एज का अंडर है तो उसके लिए हम एक डिफरेंट टेस्ट करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को। तो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो टाइप 2 की है, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। जी। आपके साथ हम आगे भी कई एपिसोड्स में
कमिंग एपिसोड्स में हम बात करेंगे डायबिटीज़ रिवर्सल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, मैनेज कैसे करें और किस तरह का प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए एक शुगर के पेशेंट का। जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज के अब इस एपिसोड में जाने से पहले आप कुछ मैसेज, कुछ टिप्स देना चाहें डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, जिन या तो जो बॉर्डर लाइन पे है या जिन्हें डायबिटीज़ अब हो चुकी है और वो दवाइयों पर है। सबसे पहला, गेट अप एंड वॉक। इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज, जो कि सब कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि डाइट को कंट्रोल करिए। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वगैरह को आप मना कर दें, बिल्कुल अल्कोहल को मना कर दें। ये चीज़ें आप सबसे पहला स्टेप आप करें, एलिमिनेट करें। फिर हम आगे बात करेंगे कि डाइट प्लान कैसे कर सकते हैं आप अपनी ऑप्टिमल डाइट कैसे बना सकते हैं, चार्ट कैसे बना सकते हैं आप अपना डाइट का और उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मीठा मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए और एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। और सिंपल वॉक की आप बात कर रहे हैं जो कि कोई भी कर सकता है। आप हाँ, मैं सिंपल वॉक की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैराथन रन करना शुरू कर दें। मैं आपको कहता हूँ कि आप वॉक करना शुरू करें, 10-15 मिनट से वॉक करना शुरू करें। अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि 10,000 स्टेप, जो कि हम बोलते हैं, जिसको कि करीब 5 किलोमीटर के करीब बोलते हैं, आप 5 किलोमीटर रोज वॉक करना शुरू करें। यह आपका गोल है। राइट। और उससे आपकी ओवरऑल सेहत भी बहुत सही हो सकती है। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर कुलदीप अमेरिका के टेक्सास राज्य के डालस शहर में और सिंह मेडिकल प्रैक्टिस के नाम से उनका क्लिनिक है। अमेरिका में अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सेहतनामा को देख रहे हैं, वो उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल दी हुई है, उनका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। सो आप अगर उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आगे भी हम उनके साथ और बहुत सारे एपिसोड्स बनाने वाले हैं जिनमें हम क्योंकि वो बुज़ुर्गों की बीमारियों के माहिर डॉक्टर हैं, तो बुज़ुर्गों को जो अक्सर बीमारियां होती हैं उन पर हम बात करेंगे, उनका हल कैसे निकाला जाए। भूलने की बीमारी होनी शुरू हो जाती है जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर, उनसे कैसे बच सकते हैं। खास बात यह है कि जो क्रॉनिक इलनेस होती है बुढ़ापे की तरफ जब हम जाते हैं तो उन बीमारियों से हम क्या बच सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, इस पर भी हम उनसे विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू सो मच सेहतनामा को देखने के लिए।